हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी लेक्चर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। इसमें दो टर्म है, पहला रिजल्टेंट एंड दूसरा फोर्सेस। तो देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है वो पुश और पुल होता है, यानी किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, वो फोर्स है। अब वो खींचना या धक्का देना किसी भी तरह से हो सकता है। वो हम मैनुअली हाथ से पुश कर सकते हैं या फिर किसी स्ट्रिंग की मदद से कर सकते हैं। ग्रेविटेशन के कारण भी पुश और पुल होता है, हालांकि पुश नहीं होता है, ग्रेविटेशन के कारण सिर्फ पुल ही होता है। और जैसे मैग्नेट भी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। यदि दो मैग्नेट है, सेम पोल है, तो वो पुश भी करती है एक दूसरे को। तो किसी भी तरह से यदि पुश किया जाए या पुल किया जाए तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप लोगों को पता है, और वेक्टर एंड स्केलर में फ़र्क भी पता है। नहीं पता है तो देखिए वेक्टर और स्केलर क्या होता है। वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जबकि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यदि हम बोल रहे हैं कि इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं, तो इसका मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, सब कुछ समझ में आ गया। इसमें समझाने के लिए और कुछ नहीं बचा है कि 12 किस डायरेक्शन में बजे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं मतलब उसको समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि हाँ टाइम कितना हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी चीज़ का मान लीजिए मास है, कोई भी चीज़, जैसे हमारा कैमरा है, इसका मास 2 kg है, तो 2 किलोग्राम इसका मास है। इसको समझाने के लिए हमें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, मास सिर्फ मैग्नीट्यूड से पता चल गया कि हाँ 2 किलोग्राम है। जबकि यदि हम बोलते हैं कि हम पटना से 5 किलोमीटर दूर खड़े हैं, मान लीजिए किसी ने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं पटना से 5 किलोमीटर दूर हूँ, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, क्योंकि मान लीजिए ये पॉइंट पटना है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है 5 किलोमीटर दूर। तो ये जो हम 5 किलोमीटर बता रहे हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम सिर्फ 5 किलोमीटर बताते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इस सब पॉइंट में से कहाँ पे हैं। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर हम लोग किस डायरेक्शन में खड़े हैं। जैसे हम ये यहाँ पर यदि बोल देते हैं कि 5 किलोमीटर ईस्ट के तरफ खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पता चल जाएगा कि हाँ वो यहाँ है, यहाँ नहीं है। या फिर ये बोल देते हैं कि 15 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, तो उससे ये पता चल जाएगा कि कहीं पर यहाँ पर है 15 डिग्री पे। तो इस तरह से हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, जो कि 5 किलोमीटर है, तब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम कहाँ पर हैं। तो जिस क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही हमारा काम चल जाता है, कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। रिजल्टेंट का मतलब होता है समेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर को ऐड करना। अब ऐड करने का दो तरीका होता है, पहला अलजेब्रिक सम एंड दूसरा वेक्टर सम। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक सम एंड वेक्टर सम में क्या फ़र्क है। यदि किसी चीज़ का मास है 5 kg, ठीक है, और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, अब हमको ऐड करना है, तो इस दोनों का समेशन जो होगा वो हो जाएगा 5 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 7 kg। ये सबको पता है, दिस इज अलजेब्रिक सम। यदि किसी चीज़ को करने में हमें 5 आवर्स लगा और फिर कुछ और कर रहे हैं जिसको करने में हमें 8 आवर्स लगा, तो टोटल हमको कितना टाइम लगा, 8 + 5 = 13 आवर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक सम। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये मान लीजिए 6 न्यूटन लग रहा है और इधर 3 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पर यदि हम 6 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन करेंगे तो ये 9 न्यूटन नहीं होता है। ठीक है, इस केस में नहीं होगा, 6 + 3 9 कहीं हो भी सकता है, बट इस केस में यहाँ पे नहीं होगा। मतलब 6 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू 9 न्यूटन। ठीक है, कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो फोर्सेस होता है,
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो हम लोग रिजल्टेंट पढ़ रहे हैं वो हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए है। ये जरूरी नहीं सिर्फ फोर्स के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा, एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, वेलोसिटी के लिए भी होगा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उस सब के लिए ये अप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स में कभी भी इस तरह से अलजेब्रिक सम नहीं किया जाता है कि दोनों को ऐड करके जैसे ऊपर लिख रहे हैं वैसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं हमारे मैकेनिक्स में और उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, उसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर सम। ठीक है, ये अलजेब्रिक सम था और ये वेक्टर सम है और हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अलजेब्रा के तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें वेक्टर सम ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं वेक्टर सम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं, जहाँ पे जो एरो का ये वाला टिप होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं और ये पीछे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं टेल। ठीक है, और ये एरो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हो वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे ये इस डायरेक्शन में बना हुआ है तो मतलब ये वेक्टर इधर है, यदि ये ऐसे होता तो ये इसका डायरेक्शन इधर होता, और ये जो इसका लेंथ होता है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। ये कितना लंबा है, कितना बड़ा है, वो बता देगा कि उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसका डायरेक्शन हो गया उस वेक्टर का। ठीक है, और किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग जैसे इसका नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं वेक्टर ए, तो उसको डिनोट करेंगे ए और ऊपर एक स्मॉल एरो दे देंगे। ठीक है, ये हम लोग वेक्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि रिजल्टेंट कैसे करते हैं फोर्सेस का। इस दो फोर्सेस को हमें ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक फोर्स जो है वो ए है। ठीक है, ये फोर्स नहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, तो चलिए अभी वेक्टर ही बोलते हैं। ये वेक्टर ए है और ये है हमारा वेक्टर बी। इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करने का दो लॉ होता है, दो रूल होता है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ और इधर बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। दोनों लॉ बिल्कुल सेम चीज है, उसको बताने का तरीका अलग अलग है, इसलिए दो अलग लॉ बना दिया गया है। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में दोनों लॉ क्या है और दोनों सेम क्यों है, हम क्यों दोनों को सेम बोल रहे हैं। तो यहाँ भी हमें दो वेक्टर को ऐड करना है। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है। अभी देखिए इस दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है। इसमें हेड जो है वो इसके टेल से मिल रहा है, ए का हेड एंड बी का टेल ज्वाइन हो रहा है, जबकि इस कंडीशन में दोनों का टेल ज्वाइन हो रहा है, हेड एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक, अब इस दोनों को ऐड करने के लिए देखिए पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है कि यदि आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं और यदि दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि एक का हेड और दूसरे का टेल एक पॉइंट पे मिल रहा हो, तो उस केस में क्या हमारा एंड पॉइंट बचता है। देखिए ये जोड़ने के बाद एंड पॉइंट बचता है एक टेल और दूसरा हेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं इस दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए, और जब जोड़ने के बाद टेल के पास टेल होगा और हेड के पास हेड होगा, और ये जो वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको मान लीजिए हम वेक्टर सी बोल देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम ऐड करेंगे तो ये वेक्टर सी बनेगा। सी कैसे बनेगा, क्योंकि एक का हेड और एक का टेल खाली बच रहा है, तो उस केस में जब ज्वाइन करेंगे तो एक का हेड बचेगा और एक का टेल दिखेगा, तो उस दोनों को ज्वाइन कर देना है, हेड के पास हेड और टेल के पास टेल। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट जो है वो हेड ही है। यदि आप इस दोनों को मिलाएंगे तो किधर हेड देंगे किधर टेल देंगे, तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं इस केस में, इस दोनों को यूज करते हुए, इस दोनों वेक्टर को यूज करते हुए हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम कैसे होगा, कुछ इस तरह का होगा। इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए और फिर इसके पैरेलल दूसरा, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर का हेड से हेड मिल रहा हो या फिर टेल से टेल मिल रहा हो, तो ऐसे केस में हम लोग इस दोनों को ज्वाइन नहीं करके बल्कि
एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल अभी देखिए, अभी इस केस में क्या होगा कि टेल और ये कोई पॉइंट, ये इस पॉइंट पे तो कुछ नहीं है और ये पॉइंट तो हेड से कनेक्टेड है, मतलब इसको हम हेड बना देंगे और ये पॉइंट टेल पर गया, तो ये जो डायगोनल बनेगा वो वेक्टर सी बनेगा। अभी क्या होगा, इस केस में तो दोनों टेल मिल रहा है, यदि दोनों हेड मिल रहा होता तब यदि पैरेललोग्राम बनाते, मान लीजिए ये ऐसे होता ये ऐसे होता, तो तब जो पैरेललोग्राम बना के डायगोनल बनाते, तो क्योंकि दोनों हेड मिल रहा है तो हेड के पास हेड नहीं होता, तो जो बच गया उधर टेल हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब ये दोनों एक ही क्यों है ये समझते हैं। देखिए ये जो है हमारा पैरेललोग्राम, अभी वेक्टर ये बी है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा और डायरेक्शन भी जिस एंगल पे है उसी एंगल पे हम इधर कर देंगे, इस वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसी को यहाँ किया है। देखिए ये जो वेक्टर बी यहाँ पर लग रहा था, इसको हमने उठा के यहाँ पे कर दिया। अभी देखिए ये वेक्टर बी जो है वो पैरेललोग्राम वाला, देखिए वो यहाँ पे होगा ये, अब इसी को हमने उठा के यहाँ पर रख दिया जो कि ये हो गया। तो इस समय इस केस में क्या हुआ कि ये वाला यहाँ पर जो टेल था वो यहाँ आ गया है, ये टेल यहाँ आ गया और ये वाला हेड यहाँ आ गया, तो अब वेक्टर बी ये हो जाता है, बिल्कुल ये यहाँ पर है और इसको मिलाने वाला जो ये ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का ये साइड जो हुआ वो समेशन जो हो गया वो वेक्टर सम हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो दोनों एक ही है, आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखें, किस रूल से करते हैं वो आपके ऊपर है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपको जैसे समेशन करना है वैसे करके दोनों एक्चुअली है एक ही चीज। याद रखने के लिए कि किसमें हम पैरेललोग्राम बनाएंगे किस कंडीशन में और किस कंडीशन में ट्रायंगल बनाएंगे, तो वो याद रखने का तरीका ये है कि जब एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा हो उस समय हमारे पास एंड पॉइंट क्या होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। जैसे ही एक हेड और एक टेल है तो दोनों को ज्वाइन करके हेड के जगह पे हेड होगा, रिजल्टेंट का टेल की जगह रिजल्टेंट का टेल हो जाएगा। जबकि इस कंडीशन में हम दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि या तो दोनों का टेल बाहर निकल रहा होगा या दोनों का हेड बाहर निकल रहा होगा। तो उस केस में हम पैरेललोग्राम बना देते हैं, जहां पे दोनों पॉइंट ज्वाइन कर रहा हो वहां पे हेड है तो रिजल्टेंट का हेड वहां हो जाएगा, यदि टेल है तो रिजल्टेंट का टेल वहां हो जाएगा, और अपोजिट साइड जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेल हो चुका है यहाँ पर हेड होगा। यदि दोनों का हेड यहाँ ज्वाइन कर रहा होता तो रिजल्टेंट का हेड यहाँ हो जाता तो फिर वहां पे टेल हो जाता। और ये टोटल हम लोगों का ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, रूल्स कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ध्यान में रखने के लिए ये तरीका था। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पर तो ए और बी था तो हमने डायरेक्शन बनाई तो जैसी है, लेकिन मान लीजिए जब रियल क्वांटिटी होता है कोई, जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू 5 किलोन्यूटन होता है, यदि बी का वैल्यू 4 किलोन्यूटन होता तो क्या सी का वैल्यू 5 + 4 9 होता? नहीं होता, तो ये कुछ और होता। और क्या होता, कितना होता, उसको कैसे निकालेंगे ये हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर बी है, इस दोनों को ऐड करना है। ठीक, अब ऐड करने का दो तरीका, ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। यदि ट्रायंगुलर लॉ से करना होता तो इस वेक्टर को हम यहाँ पे रख दिए होते, तो ये वाला जो डायगोनल हो जाता, ये वाला जो हो जाता वो दोनों का मिलाने वाली लाइन हो जाती इस तरह से। ठीक है, और ये हो जाता हमारा वेक्टर, चलिए आर बोलते हैं, रिजल्टेंट है इसलिए वेक्टर आर बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाए हुए हैं तो इसके टेल वाले ज्वाइनिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट को मिलाए तो ये वाला टेल से टेल मिल रहा था इसलिए यहाँ पे टेल होगा तो दूसरी तरफ हेड हो जाएगा। तो किसी भी तरह से करें आपको रिजल्टेंट तो यही मिलने वाला है। ठीक, अब इसको चलिए ये वेक्टर बी है तो इसको यदि हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो इसका लेंथ यदि बी होगा तो इसका भी बी होगा, तो चलिए इसको लिख देते हैं बी। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का एंगल, इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं थीटा। ये जो है एंगल वो है थीटा। ठीक है, ये पूरा एंगल है। हमेशा दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि दोनों हेड से हेड ज्वाइन हो रहा हो या फिर टेल से टेल। ठीक है, जैसे ये वेक्टर को हम यदि यहाँ रखते तो ये वाला एंगल ऑफ वेक्टर्स नहीं होता, एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होता, उस केस में ये वाला होता,
क्योंकि इसको हम यहाँ शिफ्ट करके टेल से टेल मिला दिए तो इसके बीच का एंगल। हमेशा ये ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तब निकालेंगे जब दोनों हेड से हेड ज्वाइन हो या फिर टेल से टेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा थीटा हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर। तो हमारा पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ये आर हो रहा है। अब ये आर का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे हैं छोटा सा, ठीक है। तो अब ये यदि एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये b हम लिख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस वेक्टर b को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ b लिख रहे हैं। यदि b के ऊपर एरो दे देते हैं तो इसका मतलब वो वेक्टर भी होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि ये b है तो ये वाला लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, b cos थीटा, सॉरी b sin थीटा, और ये वाला b cos थीटा। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि जिसके साथ भी एंगल टच हो रहा हो उसके साथ cos होता है और दूसरे के साथ sin हो जाता है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं b sin थीटा, एंड ये वाला लेंथ हो जाएगा b cos थीटा, ठीक है। ये वाला a है और ये वाला b है, तो सब पता चल गया। चलिए सबका पॉइंट दे देते हैं और पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट हम बोल देते हैं, चलिए A, B, C, D और ये पॉइंट E, ठीक है। सबका पॉइंट दे दिए। अभी देखिए AEC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यदि है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ACE, ये ACE राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। अभी AE जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो AE को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BE। तो AE और BE को जोड़ देंगे तो वो AE हो जाएगा। तो AE को हम लिख देते हैं AB प्लस BE, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB का वैल्यू A है, तो चलिए A लिख देते हैं, लेंथ की बात कर चल रही है। BE का वैल्यू है B cos थीटा, तो ये हो गया हमारा B cos थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस CE का वैल्यू क्या है, B sin थीटा, तो ये हो जाएगा B sin थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है। अब A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, ये कैसे होगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। मतलब क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो वही कर रहे हैं, इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू इतना, तो 2A और B की जगह B cos थीटा है, तो 2AB cos थीटा और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इसमें से देखिए B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों में B स्क्वायर कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे। चलिए A स्क्वायर लिख दिए, इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस दोनों में से कॉमन ले लिए, और प्लस 2AB कॉस थीटा। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर ही रह जाए, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया हमारा ए सी स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर का वैल्यू इतना हुआ, तो ए सी कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वैल्यू हुआ हमारा AC का, मतलब ये AC है। अब AC जो है इसका लेंथ
वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम वेक्टर r से डिनोट कर रहे हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं मॉड से। तो वेक्टर r जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का टोटल का अंडर रूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको हमेशा याद रखना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा टोटल का अंडर रूट, ये होता है वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। अब देखिए हम वेक्टर a एंड वेक्टर b को ऐड कर रहे हैं, दोनों वेक्टर है तो दोनों का समेशन भी वेक्टर ही होगा। तो वेक्टर r जो है वो भी एक वेक्टर है। अब यदि r वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब डायरेक्शन कितना होगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम किसी के रेफरेंस में बता सकते हैं, जैसे वेक्टर a से इतना डिग्री पे है या फिर वेक्टर b से कितना डिग्री पे है, तो उससे पता चल जाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। चलिए वेक्टर a से ही निकालते हैं हम यहाँ पे। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर a से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा का वैल्यू यदि हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वेक्टर a से रिजल्टेंट इतना डिग्री पे है। अब ये अल्फा निकालने का क्या तरीका होगा, फिर से देखिए वही ट्रायंगल ACE, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में यदि हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है b साइन थीटा डिवाइडेड बाय इतना, तो ये क्या है a प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये यदि पता चल गया tan अल्फा तो इससे हमें इसका डायरेक्शन भी पता चल गया। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स इतना, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और हमने डायरेक्शन भी निकाल दिया, इसका मतलब हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। अब यदि कोई न्यूमेरिकल रहता जहाँ पर a का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता, b का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता कि ये चलिए 2 किलो न्यूटन है, ये है 5 किलो न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, सबका वैल्यू दे दिया, तो a के जगह पे उसका वैल्यू, b के जगह उसका वैल्यू और एंगल जो दिया हुआ है वो थीटा का वैल्यू निकाल के हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं और वही डाल के हम लोग tan अल्फा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना बड़ा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है और वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये पूरा डेरिवेशन था, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन एंड 18 किलो न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। चलिए पहले इतना देखते हैं। दो फोर्सेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन और 18 किलो न्यूटन है। तो चलिए एक फोर्स ये हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन हो गया और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री एंगल पे एक दूसरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 18 किलो न्यूटन है और इसके बीच का एंगल जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कभी भी ये सब बनाइए तो ध्यान दीजिए कि यदि 60 डिग्री दिया हुआ है तो लगभग 60 डिग्री लगना चाहिए देखने में, ठीक है। ये नहीं कि 60 डिग्री है तो हमने ऐसे बना दिया, नहीं, देखने में थोड़ा सा 60 डिग्री लगना चाहिए। ये 10 है और ये 18 है, तो 10 से 18 जितना बड़ा है उतना दिखना चाहिए, ठीक है। तो समझना थोड़ा आसान होता है। तो ये मैंने बना दिया। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। दोनों टेल से टेल मैच कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ से इसको कर सकते हैं। तो ये चलिए ये पैरेललोग्राम हो गया और इसको मिलाने वाली लाइन जो है ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसको हम आर से बोल रहे हैं, वेक्टर आर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। तो चलिए पहले सबको एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं। तो मान लीजिए वेक्टर ए जो है वो 10 किलो न्यूटन है, तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा 10 किलो न्यूटन। इसको हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप वेक्टर को मॉड कर देंगे तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्ट ए लिखेंगे तो भी उसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 18 किलो न्यूटन, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है उसका फॉर्मूला होता था a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इसका अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू रखिए 10 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 18 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10 का स्क्वायर 100, 18 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 इंटू 10 इंटू 18 कॉस 60 का वैल्यू 1/2। सबका वैल्यू पुट करके अंडर रूट निकालिए और जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। ये आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें और कुछ करना है नहीं। ठीक है, अब हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि ये कितना एंगल पे है। तो चलिए हम लोग इसका डायरेक्शन बताते हैं 10 किलो न्यूटन से। चलिए इसका वैल्यू बोल देते हैं अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, tan अल्फा निकालते हैं। ठीक, tan थीटा का वैल्यू कितना होता था, tan थीटा इक्वल टू होता था b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो b का वैल्यू हो गया कितना 18 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 10 प्लस b 18 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 18 साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ √3/2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 18 और cos 60 का वैल्यू 1/2। तो ये 9 हो गया और ऊपर ये हो गया 9√3। तो ये हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू, tan अल्फा का वैल्यू 9√3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9। तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19। तो डायरेक्ट 19 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो tan अल्फा का वैल्यू इतना हो गया। अब ये थीटा नहीं, ये अल्फा होगा, क्योंकि थीटा तो 60 डिग्री हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमको ये वाला अल्फा निकालना है। तो ये tan अल्फा का वैल्यू इतना हो गया। तो अल्फा का वैल्यू आप कैलकुलेटर पे करके निकाल लीजिए, और या फिर इतना भी लिख सकते हैं tan इनवर्स इतना, तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो यदि न्यूमेरिकल आया है सेमेस्टर एग्जाम में तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। पर यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, यदि मान लीजिए, और कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहाँ पर वैल्यू टिक करना होता है, तो वहाँ आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का। उम्मीद करते हैं कि इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। तो आज इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।